something. Yeah, Mukul. डिवाइस वो आहे का? असं असं 3-3.5च केलंय ना? नाही, बरं केलंस, नको टेन्शन. नाही, बरं केलं असं. हा, काय अडचण नाही. हा. फिफ्टी क्वेश्चन के जो 3 पार्ट बनाए हैं इसके अंदर, ठीक है, 50-50 क्वेश्चन के हमने 3 पार्ट बना लिए हैं और इन तीनों पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला और दूसरा पार्ट 50-50 क्वेश्चन का दादा सर और धवल सर डिस्कस करेंगे, और ये पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं जहां पर 50 क्वेश्चन लास्ट के जो हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूं, पार्ट सी डिस्कस कर रहे हैं। तो आरपीएससी के से रिलेटेड और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको सारी मिल जाएंगी। तृप्ति, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें,
अब हम चलो स्टार्ट करते हैं आरपीएससी का पेपर और डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? विच इज द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास to be produced in a primary responses to an antigen। इनमें से कौन सा पहला इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है कब? जब प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है किसी एंटीजन के लिए। संपत, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संपत। तो कौन सा है इसमें जो एंटीबॉडी कौन सी बनती है सबसे पहले? अगर मैं पूछूं तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सबसे पहली एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस होती है। ओके, विजय कुमार कह रहे हैं अच्छा 50-50 चल रहा है। बिल्कुल 50-50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रियंका वर्मा गुड आफ्टरनून। इससे पहले जो अभी मुझे इसके पहले वाली स्ट्रीम में लाइव देख रहे थे, मैं उनको बता दूं कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो स्ट्रीम नहीं चल पा रही थी और अभी हम वापस लाइव कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, चलो तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या होने वाला है? पहली एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस होती है जब कभी भी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है? तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, देखिए सबसे पहले आंसर आया है प्रियंका वर्मा और संपत स्वामी भी आंसर कर रहे हैं। संपत ने कहा है आईजीए और प्रियंका कह रही हैं आईजीएम। इसमें से सही आंसर क्या होगा? मेघा भी जुड़ चुकी हैं और मेघा कह रही हैं कि आंसर 4 होना चाहिए। मेघा का आंसर बिल्कुल सही है और प्रियंका भी आंसर सही कर रही हैं। आईजीएम एंटीबॉडी सबसे पहली एंटीबॉडी होती है जो प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, सबसे पहले आईजीएम एक्सप्रेस होती है, उसके बाद फिर आईजीजी एक्सप्रेस होगी। सो आईजीएम इज द फर्स्ट immunoglobulin class which is produced in primary immune response to an antigen. So fourth is the correct answer. IgE और IgA ये तो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स के अंदर जनरेट होते हैं। ठीक है, तो इनकी बात हम नहीं कर रहे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टली मैच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर विथ फंक्शन। यहां पर आपको कुछ ऑर्गेनेल दे रखे हैं और उनसे एसोसिएटेड फंक्शन दे रखे हैं, पर पता क्या करना है कि इनमें से कौन से ऑर्गेनेल का सही फंक्शन उसके साथ नहीं दे रखा है। किस ऑप्शन में है ऐसा? तो देख करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। और हां, आप में से जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि हो सकता है जो लोग पहले देख रहे थे उनको ये नहीं पता हो कि ये स्ट्रीम बंद क्यों हो गई थी। तो जल्दी से अगर आप शेयर कर दोगे तो वो भी कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो शेयर कर दो जल्दी से जल्दी और फिर इसका आंसर भी करो। ठीक है, चलिए आंसर करिए। इसका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर कौन करेगा? अनिल कुमार आंसर इसका 4 कर रहे हैं क्या? अनिल कुमार आपने आंसर 4 किया है। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है या इस वाले क्वेश्चन का आंसर है? ओके, अनिल कुमार लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे। चलो मैं इसका बता देता हूं अभी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, देखो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन करता है, बिल्कुल सही बात है, करता ही है। गोल्गी क्या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करती है? बिल्कुल नहीं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन गोल्गी बॉडी नहीं करती। ये लाइसोसोम अगर होता तो हम कह सकते थे। गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या है? गोल्गी बॉडी का तो फंक्शन है ग्लाइकोसाइलेशन करने का। जो भी सिक्रेटरी प्रोटीन होती हैं, सिक्रेटरी प्रोटीन का मतलब जिन सेल्स को
बाहर जाना होता है सेल, जिन प्रोटीन्स को सेल के बाहर जाना होता है, लाइसोसोम में जाना होता है, ईआर में जाना होता है, एंडोसोम में जाना होता है, उन सभी प्रोटीन को हम सिक्रेटरी प्रोटीन कहते हैं, या मेम्ब्रेन वाली प्रोटीन को सिक्रेटरी प्रोटीन कहते हैं। इन सारी प्रोटीन्स में जो मॉडिफिकेशंस होते हैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, उनको करने का काम कौन करता है? गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड मॉडिफिकेशंस होते हैं प्रोटीन के ऊपर, ना कि ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन करना तो लाइसोसोम का काम है। तो ये पूछा गया था कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है ऑब्वियसली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। हाँ, कौन सी प्रोटीन सिंथेसाइज होती है? सिक्रेटरी प्रोटीन। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून, वी आर बायोलॉजिस्ट। रिया चक्रवर्ती ने भी सही आंसर दिया था, एकदम एग्जैक्टली आपका करेक्ट आंसर है, सभी का आंसर सही है। ठीक है, चलो, और इस वीडियो को मैं वापस से बता रहा हूं कि वापस इसको शेयर कर देना, क्योंकि बाकी लोग जो कनेक्ट नहीं हो पाए थे, इससे पहले वाले वीडियो में रहे होंगे, स्ट्रीम बंद हो गई थी, तो वो सब इसमें कनेक्ट हो जाएं। एक बार वापस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। अब ये आंसर आपको करना है। ओके अनिल कुमार, मैं समझ गया था कि आप पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे। चलो अब इसका करो। कार्बोहाइड्रेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। इनमें से कौन से फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं, या इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट का कैरेक्टरिस्टिक होता है। चलो अब इसका जल्दी से आंसर करो, इसका आंसर जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। आपके आंसर्स का मैं वेट कर रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप जब इतने सारे लोग हो यहां पर अभी, तो फिर लाइक्स कम क्यों हैं? लाइक कर दो ताकि आपकी लाइक्ड हिस्ट्री में ये रहे वीडियो, आपको जब कभी भी जरूरत हो आप इसको वापस देख सकते हो। ठीक है, मैं देख रहा हूं लाइक्स बढ़ रहे हैं कि नहीं, अभी तक नहीं बढ़े हैं। ओके, जल्दी से इसको लाइक कर दो वीडियो को, और अगर चैनल पर आप नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो अब आगे हम चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है जो कैरेक्टराइज करता है कार्बोहाइड्रेट को? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसका आंसर होगा थर्ड। क्यों थर्ड होगा? क्योंकि कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो कार्बोहाइड्रेट में होते ही हैं, ये तो आपको पता ही है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप क्या है? कार्बोनिल ग्रुप का मतलब होता है एल्डिहाइड और कीटोन। आपने पढ़ा होगा ना, दो तरीके कार्बोहाइड्रेट, एल्डिहाइड वाले भी हैं और कीटोन, जिसमें फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड है, कुछ ऐसे हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following does not act as second messenger during signaling process? इनमें से कौन सेकेंड मैसेंजर नहीं है सिग्नलिंग प्रोसेस के दौरान? अब देखो, इसका जो आंसर है वो बहुत सिंपल सा है। पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं, पहले इसको समझो। बहुत सारे जो बाहर के लोग होते हैं, यानी कि मान लीजिए आपको पीएम से मिलना हो, तो क्या आप डायरेक्टली उनके रूम में एंटर कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप जाओगे वहां पर, गेट के पास आप अपनी मैसेज को पहुंचाओगे, और आपका मैसेज गेट के अंदर खड़ा कोई इंसान ले करके वापस कहां जाएगा? ऑफिस तक जाएगा। तो आप जो अपना मैसेज लेकर के जा रहे हो, सपोज
पीएम का जो ऑफिस है यानी कि जो सेल है, यहां तक मैसेज पहुंचाना है पीएम के पास तक, यानी न्यूक्लियस तक। और आप अंदर नहीं जा सकते तो आप किसी ना किसी दूसरे मैसेंजर का इस्तेमाल करोगे, अपनी बातें गेट पर कहोगे और फिर गेट के अंदर जो आदमी खड़ा है वो जाएगा अंदर ऑफिस तक, पीएम तक बात पहुंचाने। उसी तरीके से सेकेंडरी मैसेंजर्स भी होते हैं। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते, पोलर हार्मोन, तो फिर वो अपनी सिग्नलिंग कैसे कहते हैं? उनके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सरफेस पर, और वो हार्मोन रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड करते हैं सरफेस के पास, यहां अंदर कुछ सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और यही सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ये हो सकते हैं कैल्शियम, ये हो सकते हैं साइक्लिक एएमपी। पर क्या नहीं हो सकते? कभी भी मैग्नीशियम आयन सेकेंडरी मैसेंजर का काम नहीं करता है। मैग्नीशियम आयन इज द राइट आंसर बिकॉज इट डज नॉट एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर का काम नहीं करता। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फॉर्म इमेज बाय यूजिंग। अब अगर इसमें अगर आपको सोचना पड़े, दिमाग लगाना पड़े, तो फिर गड़बड़ी है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका सीधा सा आंसर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस तरीके से इमेज बनाते हैं, किसका इस्तेमाल करके? बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज करके। विजय, हाँ आपका आंसर सही था, पहले वाला जो आपने आंसर दिया था वो सही था। मुजामिल, रशीद, अनिल, मृदुलता, प्रियंका, सभी का आंसर सही है। शांतु गोपाल, चलो अब इसका आंसर बताओ। इसका आंसर मत बताओ, रहने दो, मैं खुद ही बता देता हूं। इसका आंसर कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्रेब साइकिल एंड ईएमपी पाथवे? क्रेब साइकिल और ईएमपी पाथवे का कनेक्टिंग लिंक क्या है? अब जल्दी से मुझे आंसर करो, अब आंसर करो, अब मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए इसका। शिवानी कौशिक, प्रीति पांडे, सबने सही आंसर दिया है। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर करना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्रेब साइकिल एंड ईएमपी पाथवे? इसके बीच कनेक्टिंग लिंक कौन है? कनेक्टिंग लिंक कौन है? यहां पर आप इस डायग्राम में देख सकते हो, सेलुलर रेस्पायरेशन के बारे में पूछा है। देखो, सेलुलर रेस्पायरेशन का पार्ट है क्रेब साइकिल और ईएमपी पाथवे भी। ईएमपी पाथवे का मतलब एम्बेडेन मेयरहॉफ पाथवे। ठीक है, और ये ईएमपी पाथवे एक तरीके की ग्लाइकोलाइसिस है। कहने का मतलब है सीधा सीधा कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच की कनेक्टिंग लिंक क्या है, कौन कनेक्ट करता है? तो आप देख लो, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कहां से कहां तक होती है? ग्लूकोज से लेकर के पायरुवेट के बनने तक को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस। और ये है सिट्रिक एसिड साइकिल यानी टीसीए साइकिल यानी क्रेब साइकिल। अब अगर ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल को कोई जोड़ता है तो वो कौन है? एसिटिल कोएंजाइम ए। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल लो ताकि आपको पता रहे, और बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन की ये प्रोसेसेस हैं कौन सी? एक तो ग्लाइकोलाइसिस हो गई, दूसरा क्रेब साइकिल हो गई, और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया। ये तीनों प्रोसेस हैं और तीनों इस तरह से आपको दिखाई गई हैं। इनको बीच में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एसिटिल कोएंजाइम ए। यानी व्हाट वुड बी द राइट आंसर? आंसर वुड बी 4। इसका फोर्थ आंसर सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
रेट्रोवायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है? आप समझ सकते हो कि कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। रेट्रोवायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? रेट्रोवायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। नाम ही इसीलिए रेट्रोवायरस है क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसके पास होते हैं और इस मैकेनिज्म से आरएनए से डीएनए बनाया जाता है और डीएनए को फिर इंटीग्रेट किया जाता है जीनोम में, है ना। इनके रहने का तरीका ही अलग है। कुंज बिहारी पटेल, मृदुलता, संपत, श्रावणी। तो आप में से जो लोग भी नए हो, आप क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि खूब सारे डिस्कशन यहां पर हो रहे हैं, सारे एग्जाम के डिस्कशन यहां पर हो रहे हैं। और अभी हमारा टारगेट है आरपीएससी, क्योंकि आरपीएससी के जो एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर हो चुके हैं और एग्जाम होने वाला है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो सारे डिस्कस यहां पर किए जा रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यूजुअली कंटेन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में यूजुअली क्या होता है? कौन से सीक्वेंसेस ज्यादा पाए जाते हैं? एटी रिच सीक्वेंसेस, जीसी रिच सीक्वेंसेस, या दोनों एटी और जीसी सीक्वेंसेस, या कोई पर्टिकुलर स्ट्रेच नहीं होता? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जल्दी से बताइए। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यूजुअली कंटेन्स, आप यहां पर देख सकते हो। विजय, आपका आंसर सही है। पिछले वाले बिल्कुल सही आप आंसर कर रहे हो। प्रीति भी सही कर रही है, अनीता वर्मा भी सही कर रही है आंसर। चलो अब इसको देखते हैं। रेप्लिकेशन की ओरिजिन में आप देखो यहां पर कुछ सीक्वेंसेस दे रखे हैं, और अगर आप रिपीटेशन देखोगे तो आपको बार बार 80 रिच सीक्वेंसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। बार बार 80 रिच सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। खूब सारे 80 रिच सीक्वेंसेस हैं, ठीक है ना। तो रिपीटेशन है 80 रिच सीक्वेंस। और कहा भी जाता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर 80 रिच सीक्वेंसेस होते हैं। होने का जो रीजन है वो ये है कि 80 रिच सीक्वेंसेस, यानी एडेनिन जब थाइमिन से जुड़ा हुआ है तो इसको ब्रेक करने के लिए कभी भी रेप्लिकेशन बबल बनना शुरू होती है। डीएनए के डबल हेलिक्स ओपन होना शुरू होते हैं, तो ओपन उस जगह से होंगे जो जगह सबसे ज्यादा कमजोर होगी, और कमजोर तो वही जगह होगी जहां सीक्वेंसेस कैसे हो, 80 रिच हो। क्योंकि जीसी में 3 बॉन्ड हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग है, और ये 80 रिच सीक्वेंसेस कैसे होंगे, थोड़ा सा वीक होंगे, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसलिए सही आंसर क्या होगा इसका, 80 रिच सीक्वेंसेस, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप लोगों ने सही दिया है, बिल्कुल एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर एक्रोसेंट्रिक इन ह्यूमन बींग्स। अब इसका आंसर आप, मुझे नहीं लगता है कि आप तुरंत कर पाओगे। इसका आंसर आप कर पाओगे, देखते हैं। हीलिंग, देखो हीलिंग ने आंसर किया 80 रिच सीक्वेंसेस दे आर इजिली मेल्टेड। सही बात है, 80 रिच सीक्वेंसेस जो होते हैं वो आराम से मेल्ट हो जाते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ओरिजिन सीक्वेंसेस वहीं पर होते हैं। चलो खैर वो बात तो बीत गई। अभी हम कह रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर करो, और देखो इसका बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन अभी आपको मिलेगा। और इतना ही नहीं, बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी इसके साथ एसोसिएटेड जो है वो दी जाएंगी। यहां पर है कि एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम इनमें से कौन सा है। सबसे पहले तो यह पता करो कि एक्रोसेंट्रिक होता क्या है। क्रोमोसोम के टाइप, कितने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, यह डिपेंड करता है कि उनके अंदर सेंट्रोमियर की पोजीशन कहां पर है। कि अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है तो उसको कहा जाएगा मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर थोड़ा सा शिफ्ट है किसी तरफ तो इसको कहा जाएगा सब मेटासेंट्रिक।
और अगर बिल्कुल एपेक्स की तरफ शिफ्ट है तो इसको क्या कहा जाएगा? एक्रोसेंट्रिक। लेकिन मान लो कि क्रोमोसोम के एंड पर अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो तो फिर उसको क्या कहा जाएगा? टीलोसेंट्रिक। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? टीलोसेंट्रिक। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। नाउ जब कैरियोटाइपिंग करते हो तो कैरियोटाइपिंग के अंदर आपको क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर के 22, इसके अलावा सेक्स क्रोमोसोम अगर XX है, XY है तो वो भी आपको कैरियोटाइपिंग में दिखाई देगा। एक्रोसेंट्रिक आप सेंट्रोमियर की पोजीशन देख करके पता लगा सकते हो। आप कैरियोटाइपिंग में आपको कौन कौन से क्रोमोसोम दिखाई देंगे तो यहां पर इस टेबल के थ्रू आप समझ सकते हो कि क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15 ये होते हैं एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, इसके अलावा अब देखो, नॉट ओनली एक्रोसेंट्रिक बट ऑल्सो सब मेटासेंट्रिक के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। सब मेटासेंट्रिक कौन से हैं? 16, 17, 18। शॉर्ट मेटासेंट्रिक कौन से हैं? 19, 20। वेरी शॉर्ट एक्रोसेंट्रिक कौन से हैं? 21, 22। पर आपसे पूछा क्या है एक्रोसेंट्रिक, तो आपको क्या बताना है? 13, 14, 15। और ऐसा आंसर तो कौन सा है? थर्ड वाला। ऐसा आंसर कौन सा दिखाई दे रहा है? थर्ड। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर रिलेटेड विथ। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किससे रिलेटेड है? ऑब्वियसली आप सब ने पढ़ रखा है कि देखो ये HIND3 वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है और ये ब्रेक डाउन करता है डीएनए को ब्रेक कर रहा है। और यहां पर तो ये देखो HIND3 स्टिकी एंड बना रहा है। ब्रेक क्या करता है? बेसिकली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ डीएनए एट सर्टेन प्लेसेस। एटीपी सिंथेसिस थोड़ी करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, आरएनए सिंथेसिस भी नहीं करता, डीएनए सिंथेसिस भी नहीं करता। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि बहुत सारे इजी क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। ठीक है, चलो अनिल कुमार कह रहे हैं 4 टाइप के क्रोमोसोम। बिल्कुल सही बात है अनिल, 4 टाइप के क्रोमोसोम होते थे। चलो नेक्स्ट, प्रोटीन दैट आर एबल टू यूज्ड आउटसाइड द सेल आर सिंथेसाइज्ड। कहने का मतलब समझ रहे हो? वो वाली प्रोटीन जो सेल के बाहर काम करती है उसके बारे में पूछा गया है कि वो कहां सिंथेसाइज होती है। ऐसी बहुत सारी प्रोटीन हैं जो सेल के बाहर फंक्शन करती हैं कि इवन आप देख सकते हो कई सारी प्लाज्मा प्रोटीन आप देखोगे, प्लाज्मा प्रोटीन कहां रहती है? किसी सेल में थोड़ी रहती है, वो तो प्लाज्मा में रहती है, यानी सेल के बाहर रहती है। इतना ही नहीं, कई सारी और दूसरी प्रोटीन्स भी हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के काम में आती हैं, वो भी सब सेल के बाहर ही काम करती हैं। तो ऐसी प्रोटीन सिंथेसाइज कहां पर होती है? सेल के कौन से हिस्से में सिंथेसाइज होगी? जल्दी से इसका आंसर करना है आपको। देखो आंसर सबका सही है क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इजी है, आप इसको बचपन में पढ़ते हो और अब तक पढ़ते ही आ रहे हो कि जो सेल के बाहर काम करने वाली प्रोटीन है वो सिंथेसाइज कहां होगी? ऑब्वियसली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों था? क्योंकि वहां पर सारे के सारे सिक्रिटरी प्रोटीन सिंथेसाइज होते थे। और सिक्रिटरी प्रोटीन इंक्लूडिंग वो भी प्रोटीन है जो बाहर की तरफ सिक्रीट की जाती है, साथ ही साथ जो लाइसोसोम या वैक्यूल में काम कर रही है। तो आप देख सकते हो राइबोसोम यहां पर लगे हुए हैं, ER से यहां पर राइबोसोम लगे हुए हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपीयरेंस रफ है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम अटैच है। तो राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या बैठ करके कर रहे हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं। ये प्रोटीन कहां काम में आने वाली है? ये सिक्रेटरी प्रोटीन है जो सिक्रेटरी पाथवे से सेल के डिफरेंट पार्ट में जाएगी।
कहां पर जाएगी? ये जा सकती है खुद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये गोल्गी में जा सकती है, ये लाइसोसोम में जा सकती है, ये एंडोसोम में जा सकती है, डिफरेंट पार्ट में जा सकती है। और अगर कहीं नहीं जाएगी तो कहां चली जाएगी? सेल के बाहर। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिक्रेटरी प्रोटीन सेल के बाहर जो भेजी जा रही है कहां बन रही है? ईआर में। सही आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिपेयर्स द गैप इन डीएनए? डीएनए में रिपेयरिंग का काम कौन करता है, ये आपको बताना है। गैप रिपेयर कौन करता है? गैप रिपेयर का काम करता है लाइगेज। ठीक है, क्योंकि लाइगेज क्या करता है? ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाता है, कोवेलेंट कैटालिसिस कराता है। कोवेलेंट कैटालिसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जो बॉन्ड ब्रेक किया था उसी बॉन्ड को जोड़ देने का काम कौन करता है? लाइगेज। ठीक है, तो लाइगेज वुड बी द राइट आंसर। बिल्कुल सही, आप सबके आंसर सही आ रहे हैं क्योंकि बहुत इजी से क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हो पूछे गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड मैसेंजर कैन स्टिमुलेट द मैमेलियन सेल टू बिकम अ कैंसर सेल? अब ये इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है। अब आपको इसका आंसर करना है और मैं देखता हूं आंसर कर सकते हो कि नहीं। चलो बताओ, जल्दी से आंसर करो कि इनमें से कौन सेकेंड मैसेंजर है जो कि मैमेलियन सेल को कैंसरस सेल में स्टिमुलेट कर सकता है। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताओ। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा, चलो मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा कैल्शियम। ठीक है, सॉरी, कैल्शियम तो क्या है, ये बेसिकली PIP3 होना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम तो बहुत सारे काम करता ही है लेकिन PIP3 एक्चुअली ये सारे वर्क करता है। ठीक है, तो इसका आंसर फोर्थ होना चाहिए। कैल्शियम के बजाय हमें क्या करना चाहिए? इसका आंसर फोर्थ होना चाहिए। फोर्थ वुड बी द राइट आंसर, PIP3। PIP3 इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा सेकेंडरी मैसेंजर है जो आगे चल करके, एक तो पहले PIP3 ये टायरोसिन काइनेज पाथवे से भी बन सकता है। ठीक है, और वो ग्रोथ वाला पाथवे, तो जहां कहीं भी ग्रोथ होती है उस दौरान ये बनेगा। तो हम इसको कह रहे हैं कि PIP3 इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ये ग्रोथ स्टिमुलेट कराएगा। तो जो ट्यूमर वाली सेल होंगी या जो नॉर्मल सेल होंगी उनमें भी अगर ग्रोथ प्रमोशन की बात अगर देखो तो कौन कराता है? PIP3। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल? अब ये तो बहुत सीधा सा आंसर है ना। चलो इसका बताओ कि इसमें से कौन सी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन सी नहीं है? इसका आंसर होगा टी लिम्फोसाइट, क्योंकि बी लिम्फोसाइट, डेंड्रेटिक सेल और मैक्रोफाज ये तो एक्चुअली एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करती है। ये तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में पड़ते ही हैं। जो एंटीजन प्रेजेंटेशन नहीं करता है वो है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट इसका राइट आंसर होगा। अनिल कुमार कह रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन सर। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन को कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं अनिल कुमार की प्लीज एक्सप्लेन।
देखो PIP3 का मैंने बताया कि आप कभी भी पढ़ोगे ना रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे, तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे में ये एक रिसेप्टर है जो कि सिग्नलिंग कराता है और ग्रोथ प्रमोशन करवाता है, इससे ग्रोथ प्रमोशन होता है। और जब आरटीके पाथवे चलेगा तभी बनता है PIP3, ठीक है, PIP3 भी तभी बनेगा। इसको हम आगे भी एक क्वेश्चन है जिसमें हम देखेंगे। और ग्रोथ प्रमोशन यही जब अनलिमिटेड काम करने लग जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, अनलिमिटेड ग्रोथ होगी, अनकंट्रोल्ड मैनर में काम करेगा तो अनलिमिटेड ग्रोथ होगी, और अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ही तो कैंसर कहलाती है। तो फोर्थ इसलिए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं टी लिम्फोसाइट। देखो विजय कुमार ने सही आंसर दिया है, हीलिंग ने भी सही आंसर दिया है, ठीक है, मृदुलता शुक्ला, शांतु गोपाल, प्रीति, अनीता, सभी सही आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म इन चाइल्डहुड लीड्स टू, हाइपोथायरॉयडिज्म अगर चाइल्डहुड में होता है तो क्या कौन सी डिजीज होती है, अब इसको आपको बताना है, जल्दी से बताइए, अब इसके बारे में जल्दी से बताइए। देखो इसका सही आंसर होगा क्रेटिनिज्म, ठीक है, क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म एक तरीके का हाइपोथायरॉयडिज्म है जिसमें मेंटल डिसेबिलिटी होती है, क्योंकि आप जानते हो, आप पढ़ चुके हो, अगर आपने मेरी क्लास ली होगी तो आपको पता होगा कि थायराइड हार्मोन क्या क्या काम करते हैं। थायराइड हार्मोन अगर नहीं बन रहे हैं या कम बन रहे हैं तब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, साथ ही साथ स्टंटेड ग्रोथ चलती है, यानी ग्रोथ कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्रेटिनिज्म के एग्जाम्पल हैं। एडिसन डिजीज हाइपोथायरॉयडिज्म से इसका थायराइड ग्लैंड से लेना देना एडिसन डिजीज का बिल्कुल भी नहीं है, ये तो एड्रिनल इनसफिशियंसी है। एडिसन डिजीज तो क्या है, इसका लेना देना किससे है, एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है, स्टेरिलिटी नहीं होता इससे। मेक्सोडेमा, देखो मेक्सोडेमा ऑब्वियसली ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म का एग्जाम्पल है, लेकिन ध्यान रहे मेक्सोडेमा चाइल्डहुड में ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर क्रेटिनिज्म में जो जो भी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं वो सब ये चाइल्डहुड की ही डिजीज है क्रेटिनिज्म, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट, ध्यान रहे इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है यूरिया फॉर्मेशन का ऑर्निथीन साइकिल में, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो ऑर्निथीन साइकिल जब स्टार्ट होती है तो पहला स्टेप क्या है कि ऑर्निथीन से बन जाएगा सिट्रुलिन, ठीक है, ऑर्निथीन से क्या बन जाएगा, सिट्रुलिन। और ये स्टेप कहां पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही है, ये स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। इसके बाद सिट्रुलिन आगे चल करके ये बाहर की तरफ साइटोसॉल है, बाहर आएगा, एस्पार्टेट इसके साथ है, यहां से आर्जिनो सक्सिनेट बनेगा जिससे फ्यूमिनेट आगे बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, आर्जिनिन। और आर्जिनिन के बाद वापस क्या बन जाएगा, फिर से ऑर्निथीन। यही ऑर्निथीन जो साइटोसॉल में एंटर किया है, साइटोसॉल में बना है, ये वापस एंटर करेगा, लेकिन जब आर्जिनिन से ऑर्निथीन बन रहा होगा उस समय यूरिया बाहर निकल जाएगा। तो ये है बेसिकली यूरिया साइकिल जो आप पढ़ते हो, और आप इसके सीक्वेंस में देख सकते हो कि कहां पर क्या यूज हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या है, पहले है ऑर्निथीन, फिर है सिट्रुलिन और फिर है आर्जिनिन, यानी सेकंड आंसर इसका सही होगा, सेकंड आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट, द डिसिप्लिन दैट अप्लाइज रिकॉम्बिनेंट डीएनए
अब देखो, ये कुछ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से क्वेश्चन है, और हालांकि ये तो क्वेश्चन सिंपल सा है, लेकिन आगे चल करके कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से भी क्वेश्चन है। द डिसिप्लिन दैट अप्लाइज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसमें ऐसे डिसिप्लिन जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी आता है, डीएनए सीक्वेंसिंग भी आता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी है, सीक्वेंसिंग के लिए सबको असेंबल किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, जीनोमिक्स, जीनोम के स्ट्रक्चर को और फंक्शन को, तो उसको क्या कहा जाता है? जीन से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है, जीनोम से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है, सबको क्या कहेंगे? जीनोमिक्स। तो सिंपल सा है, इसमें अब तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो आपको टफ लगता हो, सिवाय एक के कि IP3, जिसको अनिल कुमार ने कहा था कि सर इसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, कोई भी ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन इसमें दिखाई नहीं दिया। नाउ नेक्स्ट, इन सेलुलर रेस्पिरेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर्स ओनली इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड नॉट इन साइटोप्लाज्म? इनमें से कौन सी रेस्पिरेशन की प्रोसेस केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, साइटोप्लाज्म में नहीं? कौन सी होती है? इसका आंसर तो इजी है, यहां पर इसका आंसर देख सकते हो कि ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोसॉल में होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पर हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ही कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यही प्रोसेस है जिसकी वजह से एटीपी प्रोड्यूस होता है। जबकि ग्लाइकोलाइसिस में जो फॉस्फोराइलेशन है, एटीपी प्रोडक्शन है, वो कैसा है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा है? ETS में कैसा है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब सीधे एडीपी के ऊपर एक और फॉस्फेट जोड़ दिया, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन अ सैंपल ऑफ डीएनए एनालिसिस ऑफ इट्स बेस कंपोजिशन, देखो ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि बेस की एनालिसिस की गई और पता चला कि AG का प्रपोर्शन T और C के इक्वल नहीं था। इसी डीएनए सैंपल की बात ये कर रहे हैं और कह रहे हैं इस डीएनए सैंपल में A और G का प्रपोर्शन TC के इक्वल नहीं था। AG क्या है? प्यूरिन, और TC क्या है? पायरिमिडीन। हम कहते हैं कि अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा तो हमेशा प्यूरिन पायरिमिडीन के इक्वल होगा। ये आपने पढ़ रखा है पहले से ही कि क्योंकि A हमेशा T के साथ बाइंड करता है और G हमेशा C के साथ बाइंड करता है। एक प्यूरिन हमेशा दूसरे पायरिमिडीन के साथ बाइंड करता है, इसलिए डीएनए में जितने प्यूरिन होंगे उतने डेफिनेटली पायरिमिडीन तो होंगे ही होंगे। कब? जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में ये थोड़ी जरूरी है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में तो कुछ भी हो सकता है, यहां हो सकता है A G C C G C G C G A C। अब आप देख रहे हो यहां पर और भी खूब सारे C मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। साइटोसिन इसमें बहुत ज्यादा है। अब आप काउंट कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि पायरिमिडीन के नंबर इसमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में जरूरी नहीं है कि पायरिमिडीन प्यूरिन दोनों इक्वल हो, पर हाँ डबल स्ट्रैंडेड है क्योंकि दोनों पायरिमिडीन प्यूरिन आपस में पेयर करते हैं, इसलिए उनका इक्वल होना जरूरी है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होना चाहिए। म्यूटेटेड डीएनए क्या है? म्यूटेटेड डीएनए में एक आध जगह म्यूटेशन होगा, पर हम इसको जनरली कंसीडर नहीं करते। कैंसर सेल होने से ऐसा थोड़ी होगा कि AG का प्रपोर्शन बदल जाए, प्यूरिन पायरिमिडीन का प्रपोर्शन बदल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
आंसर क्या होना चाहिए? सेकेंड। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ इनोसिटॉल 1,4,5 ट्रिसफॉस्फेट इन अ सेल। कौन सा एंजाइम है जो इनोसिटॉल 1,4,5 ट्रिसफॉस्फेट को जनरेट करता है? तो आप देख सकते हो यहां पर इस एंजाइम का नाम है फॉस्फोलाइपेज सी। फॉस्फोलाइपेज सी इनोसिटॉल फॉस्फोलिपिड को यानी PIP2 को कन्वर्ट कर देता है IP3 में। इसमें कन्वर्ट कर देगा IP3 में। यहां पर जो फॉस्फोलिपिड है वो PIP2 है, PIP2, और इसको कन्वर्ट कर दे रहा है IP3 में। ठीक है, इस एंजाइम का नाम क्या है? एक्टिवेटेड फॉस्फोलाइपेज। ये क्लीव कर देता है यहां से, IP3 रिमूव हो जाता है, बचता क्या है बेचारा? डाइएसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? फॉस्फोलाइपेज सी। फॉस्फोलाइपेज सी इज द राइट आंसर। फिर ये अलग बात है कि अब ये IP3 क्या करेगा और ये TAG क्या करेगा। ये सब आप देख रहे हो कि ये क्या काम करने वाले हैं आगे चल करके ये IP3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भरे हुए कैल्शियम को बाहर निकालेगा। कैल्शियम बाहर आएगा, बहुत सारे सेलुलर रिस्पॉन्सेस करता है। TAG अलग काम करता है, EKC को बुला लेगा अपने पास और फिर उसको एक्टिवेट करा देगा। खैर, इसका सही आंसर क्या है? फॉस्फोलाइपेज सी। सेल सिग्नलिंग में आप ऐसा पढ़ते हो। रिया चक्रवर्ती कह रही हैं सर पहला वाला आंसर फिर से बोलिए। पहला वाला आंसर कौन सा रिया? पहला वाला, ये वाला आंसर देखो, इसमें आंसर होगा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में जरूरी नहीं है कि प्यूरिन पाइरिमिडीन के इक्वल हो। चलो एक बार मैं वापस बता देता हूं, आप टेंशन में क्यों हो। डबल स्ट्रैंडेड DNA में प्यूरिन पाइरिमिडीन के इक्वल होता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंड में ऐसा नहीं होता। चलो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, पहले सिंगल स्ट्रैंड ड्रॉ करता हूं, और मान लो यहां पर A T G G G। अब आप देख रहे हो कि प्यूरिन कौन कौन है इसमें? A और G प्यूरिन होते हैं। कितने प्यूरिन हैं? प्यूरिन को आप काउंट करो, जल्दी से काउंट कर लो प्यूरिन को। एक प्यूरिन, दूसरा प्यूरिन है, तीसरा प्यूरिन, चौथा प्यूरिन, पांचवा प्यूरिन। इतने छोटे से स्ट्रैंड में 5 प्यूरिन है, लेकिन पाइरिमिडीन सिर्फ एक। पाइरिमिडीन सिर्फ एक। ठीक है, तो क्या इक्वल है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में? नहीं। लेकिन जब आप डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये दोनों इक्वल, अभी यहां इक्वल आपको दिखाई देने लग जाएंगे। A है तो इसके साथ T दिखाई देगा, और वापस A के साथ T दिखाई देगा, T के साथ A दिखाई देगा, G के साथ C दिखाई देगा, वापस C दिखाई देगा, फिर से C दिखाई देगा। अब आप देखो कि जितने इसमें प्यूरिन पाइरिमिडीन होंगे उतने ही इसमें भी प्यूरिन पाइरिमिडीन होंगे। तो नाउ प्यूरिन इज इक्वल टू पाइरिमिडीन, क्योंकि पाइरिमिडीन अब आप काउंट कर सकते हो, यहां पर काउंट कर लेना। ये पाइरिमिडीन है, ये भी पाइरिमिडीन है, ये भी पाइरिमिडीन है, ये भी पाइरिमिडीन, ये भी पाइरिमिडीन, और ये प्यूरिन है। ठीक है, अब डबल स्ट्रैंड है तब आप देख सकते हो ना कि नाउ प्यूरिन इज इक्वल टू पाइरिमिडीन। काउंट करके देख लेना, अब आपको पता चल जाएगा। अब समझ में आया रिया? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है पीएच ऑफ लाइसोजाइम। लाइसोजाइम नहीं होना चाहिए, लाइसोसोम होना चाहिए।
लाइसोसोम होना चाहिए, तब जाकर के ये स्टेटमेंट सही होता। खैर, ये आरपीएससी का क्वेश्चन है। तो पीएच ऑफ लाइसोसोम इज मेंटेन बाय पीएच कौन मेंटेन करता है? ऑब्वियसली प्रोटॉन पंप। लाइसोसोम के सरफेस पर प्रोटॉन पंप होते हैं, लगातार प्रोटॉन को अंदर की तरफ पंप कर रहे होते हैं एटीपी खर्च करके, और इससे प्रोटॉन अंदर आता है। प्रोटॉन अंदर आता है तो पीएच इसका मेंटेन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम? कौन से माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम के साथ कॉपर एसोसिएटेड होता है? ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ दो कॉपर होते हैं। ईटीएस का ये कॉम्प्लेक्स 4 है, जिसको चौथे कॉम्प्लेक्स को कह रहे हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। यहां पर कॉपर A1 भी है और कॉपर A2 भी है। कॉपर के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ 2 एटम हैं। ठीक है, तो रिडॉक्स पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा, वहां पर ये काम में आता है। सो इसका नाम क्या है? इसका आंसर क्या होगा? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैंसरस सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल? इनमें से कौन सी सेल कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय कर सकती है? अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तब आपको याद होगा, नहीं पढ़ा है तो याद नहीं होगा। तो इसका एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम है जिसको मैं यहां पे अभी दिखाने जा रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हो कि नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल को एनके सेल नहीं मार पाती। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सेल के अंदर MHC1 मॉलिक्यूल भी होते हैं जो एनके सेल के पास जब कभी भी जाते हैं तो इनके पास इनहिबिटरी रिसेप्टर होते हैं जो इससे बाइंड करते हैं और सिग्नलिंग को रोक देते हैं। पर जो ट्यूमर सेल होती है या वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, ये कभी भी अगर एनके सेल के कांटेक्ट में आएंगी तो यहां पर तो एक्टिवेटेड लिगेंड होता है जिनसे ये बाइंड करा करके इसको मारने का सिग्नल देगी, पर इनहिबिटरी सिग्नल इधर से नहीं जा रहा। और जब इनहिबिटरी सिग्नल नहीं जा रहा तो क्या होगा? इनहिबिटरी सेल सिग्नल नहीं जा रहा है तो फिर क्या होगा? अब इस सेल को मरना पड़ेगा, तो ये सेल मर जाएगी। नेचुरल किलर सेल है, ये इसको मार देगी, ये सेल मर जाएगी। और अभी तक क्या हो रहा था? एक्टिवेटेड लिगेंड कह रहे थे एनके सेल से कि इसको मारो, लेकिन इनहिबिटरी रिसेप्टर कह रहे थे कि नहीं, रहने दो, मत मारो। तो ये सिग्नलिंग, ये इनहिबिशन हो जा रहा था, जिसकी वजह से एनके सेल नॉर्मल सेल को नहीं मार पाती है पर ट्यूमर सेल को मार पाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन किसके बारे में? चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर यूज्ड इन पीसीआर बेस्ड डीएनए एम्प्लीफिकेशन। पीसीआर बेस्ड डीएनए एम्प्लीफिकेशन में कौन कौन से मार्कर यूज होते हैं? सबसे पहली बात, अगर पीसीआर बेस्ड एम्प्लीफिकेशन दे रखा है तो कौन से मार्कर यूज नहीं होंगे? आरएफएलपी यूज नहीं होंगे। आरएफएलपी जहां जहां कहीं भी हो उसको हटा दो, क्योंकि आरएफएलपी रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। इसमें पीसीआर की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आरएफएलपी को एलिमिनेट करोगे तो आप सीधे सीधे आपको आंसर 2 मिल जाएगा। जहां पर एएफएलपी है तो एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है, तो ऑब्वियसली पीसीआर की जरूरत पड़ेगी। एसएसआर है, सिंगल सीक्वेंस रिपीट है, सिंपल सीक्वेंस रिपीट है, जहां माइक्रो सैटेलाइट होते हैं उसमें भी जरूरत पड़ती है पीसीआर की। आरएपीडी है, रैंडम एम्पलीफाइड है, ऑब्वियसली एम्पलीफिकेशन टर्म जहां भी इस्तेमाल होगा वहां पर पीसीआर लगेगा। तो सेकंड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पीबीआर 322 और पीबीआर 327 किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं किसके? ये एग्जाम्पल हैं प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर के। वायरस वेक्टर नहीं होते पीबीआर, ठीक है, क्योंकि नाम में ही आप देख सकते हो इसमें पी है। जब प्लाज्मिड का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इसमें जो पी है वो रिप्रेजेंट करता है प्लाज्मिड को। PR बॉलिवर और रॉड्रिग हैं ये 2 साइंटिस्ट जिन्होंने इसको बनाया था इस वेक्टर को। और 322 इसका नंबर ऑफ अटेम्प्ट है कि T22 वाले अटेम्प्ट में इन्होंने ये एक प्लाज्मिक वेक्टर बनाया था, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है।
ऑब्वियसली प्लाज्मिक क्लोनिंग वेक्टर है, वायरस वेक्टर नहीं है। प्लाज्मिड में कॉस साइट होती है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत होंगे। नेक्स्ट, राइबोसोम यूकैरियोट हैं, वो किसमें ब्रेक होते हैं? इतना सिंपल सा सवाल है तो इसको बहुत आसानी से बताया जा सकता है। एटीएस राइबोसोम यानी यूकैरियोट वाले, ये 60 सब यूनिट और 40 सब यूनिट इनकी होती है, लार्ज और स्मॉल, यानी इसका सेकंड आंसर होगा। और ये डायग्राम आपको ये भी बता देगा कि कौन से आरएनए किसमें होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर। इसलिए इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट अपने पास रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which enzyme is present in F1 पार्टिकल? F1 पार्टिकल में कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? देखो ये F0 पार्टिकल है, ये F0 पार्टिकल है और ये है F1 पार्टिकल। तो F1 पार्टिकल हम कहते हैं कि एटीपी बेसिकली सिंथेसाइज करता है, लेकिन अगर रोटेशन की डायरेक्शन ऐसी है तब तो एटीपी सिंथेसाइज करेगा, और अगर रोटेशन की डायरेक्शन उल्टी हो गई तो एटीपी को हाइड्रोलाइज कर देगा। और कभी भी अगर रोटेशन की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है, तो ये एटीपी सिंथेज नहीं एटीपीएज की तरह एक्ट करने लग जाता है, और इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है आपका आंसर भी, फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन हो, ठीक है। तो ये एटीएस का डायग्राम है जहां पर आपको बताया गया है कि F1 F0 पार्टिकल यानी एटीपी सिंथेज जो है वो कई बार एटीपीएस की तरह काम करने लग जाते हैं अगर उल्टे घूम जाएं तब। Which of the following interactions plays a major role in stabilizing BDNA? BDNA को स्टेबलाइज करने में कौन से इंटरेक्शन मेजर रोल प्ले करते हैं? तो देखो, डीएनए जो बेसिकली नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं वो ए फॉर्म डीएनए होता है, पी फॉर्म डीएनए, या उसको सिंपली कह सकते हो ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। ये है ए डीएनए, बी डीएनए और ये है जेड डीएनए, ठीक है। जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है नेचुरल कंडीशन में जो हम पढ़ते हैं ये होता है बी डीएनए, ठीक है। तो इट प्रेजेंट इन नेचुरल कंडीशन। लैब कंडीशन में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इसमें जो भी कुछ चेंज आएगा उल्टा सीधा वो ए डीएनए या जेड डीएनए खैर हो सकता है। हमें देखना है कि बी डीएनए यानी कि जो नॉर्मल आप डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ते हो वॉटसन और क्रिक का, वो कौन सा था, किसके लिए दिया था उन्होंने? बी डीएनए के लिए दिया था, ठीक है। तो बिल्कुल सही है आंसर, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन है? सुशील। सुशील ने आंसर सही बताया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है मेजर इंटरेक्शन, ठीक है। रिया चक्रवर्ती भी आंसर बता रही हैं, सुशील भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो कर लेना, क्योंकि सारे डिस्कशन एग्जाम के हम यहां पर करने वाले हैं। और वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपकी लाइक्ड हिस्ट्री में ये वीडियो रहे। यस, बी डीएनए इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म जो नेचुरल कंडीशन में मिलता है। यही बी डीएनए तो वॉटसन क्रिक का डीएनए था, इसी के लिए मॉडल दिया था वॉटसन क्रिक ने। नाउ अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सा आइसोटोप यूज होता है ग्रेव डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए? देखो, ग्रेव डिजीज जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट की थेरेपी है। सॉरी, ग्रेव डिजीज में ये जो आइसोटोप यूज कर रहे हैं वो क्या करेगा? ग्रेव डिजीज को ट्रीट करेगा। और ग्रेव डिजीज क्या है? हाइपरथायरॉयडिज्म से होता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट यानी ग्रेव डिजीज का ट्रीटमेंट इनमें से कौन से आइसोटोप से करेंगे? तो ध्यान से सुन लेना इसको, इसका आंसर है आयोडीन 131। आयोडीन 131 आयोडीन का आइसोटोप है जिसका इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन जाता है और ब्लड में जाएगा और ये फिर थायराइड ग्लैंड पे पहुंचेगा और वहां सेल को मार देगा, ठीक है। ग्लैंड की सेल्स को मार देगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादा थायराइड T3 T4 फॉर्म
नहीं बनने पाती। और हमें यही तो चाहिए कि ज्यादा अगर बन रहा है तो उसको कम करो। अब कम करने का अगर कोई दूसरा तरीका नहीं है तो सेल को ही मार दो। और सेल को मारने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया? आयोडीन का 131 आइसोटोप। नाउ इन अ डीएनए मॉलिक्यूल फोटो रीएक्टिवेशन मैकेनिज्म, डीएनए मॉलिक्यूल में फोटो रीएक्टिवेशन मैकेनिज्म जो रिपेयर का है, वो क्या रिपेयर करता है? किनके किनके बीच में रिपेयर करता है? इसका आंसर क्या होगा? आपको पता है कि फोटो रीएक्टिवेशन मैकेनिज्म रिपेयर करता है थायमीन के बीच बने बॉन्ड को ब्रेक करता है। यहां पर आपने पढ़ा होगा थायमीन डाइमर बन जाते हैं कब? जब कभी भी यूवी लाइट पड़ती है तब। यूवी लाइट से थायमीन डाइमर बन सकते हैं। तो पहले जो ए टी और टी वापस ए से बाइंड करता था, अब टी ए से बाइंड नहीं कर रहा है। अगर थायमीन थायमीन एक ही स्ट्रैंड में दिखाई दे रहे हैं तो यह साइक्लोब्यूटेन डाइमर बन सकता है। यूवी की वजह से थायमीन डाइमर बन सकता है। इसको ब्रेक करने का काम एक एंजाइम करता है और एंजाइम इसको ठीक कर देता है। इसको ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद जो इसका बॉन्ड है वो टी और ए का बन जाएगा। टी टी का आपस में बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो थायमीन क्या है? प्यूरिन है या पायरिमिडीन है? पायरिमिडीन है। ठीक है, तो क्या ये रिपेयर करेगा? पायरिमिडीन डाइमर को रिपेयर करेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ, कि पायरिमिडीन डाइमर का रिपेयर करता है फोटो रिएक्टिवेशन मैकेनिज्म से। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कैडरिन? कैडरिन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? तो कैडरिन तो एक सेल एडिशन मॉलिक्यूल है, सेल सेल इंटरेक्शन का काम करता है। तो रिकॉग्नाइज एंड बाइंड द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम टाइप, सेम टाइप के जो मॉलिक्यूल हैं उनको रिकॉग्नाइज करके उनसे बाइंड करता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो एक एग्जांपल दिया है ई कैडरिन का। नेक्स्ट है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी किसमें इन्वॉल्व है? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी किसमें इन्वॉल्व है, क्या क्या काम करती है? एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल सिमुलेशन टेक्निक टू स्टडी बायोलॉजिकल बिहेवियरल एंड सोशल सिस्टम। सही बात है। यूज ऑफ बायो इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की बात की गई है ना, तो बायोलॉजी में कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या, इसको भी कहते हैं क्या कि बायो इंजीनियरिंग का यूज करके कंप्यूटर बनाओ? कंप्यूटर बनाना थोड़ी ना कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, गलत है। तो सेकंड को नहीं होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट को होना चाहिए, सेकंड को नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से तो हमें सीधा जो मिल रहा है आंसर वो ये वाला मिल रहा है ना। लेकिन देख लेते हैं कैसे। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है? फोर्थ स्टेटमेंट कहता है टू स्टोर एंड प्रोसेस द बायोलॉजिकल डाटा टू डेवलप एल्गोरिदम्स। सही बात है, बायोलॉजिकल डाटा को स्टोर करके एक एल्गोरिदम डेवलप करनी होती है ताकि उनकी सॉर्टिंग में और प्रोसेसिंग में बड़ी तेजी से फास्ट तरीके से प्रोसेसिंग उसकी की जा सके। क्योंकि एल्गोरिदम नहीं होगा और बिना एल्गोरिदम के आप रैंडमली उसको सारे डेटा को आप एनालाइज करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। इससे बढ़िया है कि सारे डेटा को सेव करके एक एल्गोरिदम बना लें और जब कभी भी सर्च करना हो तो उसी के बेस पर सर्च कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वुड नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम टू डिटरमाइन एक्सॉन इंट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ अ जीन? कंप्यूटर प्रोग्राम को कौन से डेटा की जरूरत नहीं है यह पहचानने के लिए कि एक्सॉन कहां है और इंट्रॉन कहां है? इसका आंसर क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। क्या एमआरएनए की सीक्वेंस की जरूरत है? एमआरएनए में तो इंट्रॉन होते ही नहीं है, तो इंट्रॉन का एमआरएनए का डाटा देकर के आप क्या करोगे, कैसे पहचानोगे? तो एमआरएनए जो है इसमें इंट्रॉन नहीं है,
ये तो स्प्लाइस करके बनाया जाता है ना, सीधे एक्सॉन एक्सॉन को स्प्लाइस करके बनाया जाता है। तो पूछा गया है कि किस डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो थर्ड वाले डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट, कंप्यूटर यूज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज टू प्रोसेस डाटा। बाइनरी लैंग्वेज, ये सब आपने बचपन में पढ़ा है, इसी का इस्तेमाल करता है कंप्यूटर, इसी पे चलता है। ठीक है। नेक्स्ट, लिक्विड सिंटिलेशन स्पेक्ट्रोमेट्री इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल टू एब्जॉर्ब सम ऑफ द एनर्जी ऑफ एन इमिटेड पार्टिकल, ये रेडियो एक्टिव हो सकता है, एंड रिलीज इट इन फॉर्म ऑफ लाइट। यहां पर देखो, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, इसकी एनर्जी को रिसीव कर रहा है और रिसीव करके फिर वापस कुछ इमिट कर रहा है, जिससे फ्लोर मॉलिक्यूल लाइट को इमिट कर रहे हैं। और ये जो लाइट है इसको फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में डिटेक्ट कर लिया जाता है और पता चल जाता है कि हाँ कितनी लाइट आ रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल भी यहां पर दे रखा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें और सिंपल सा भी है। डीएनए स्ट्रैंड दे रखा है, सीक्वेंस दे रखी है और पूछा गया है कि इनमें से ये कौन सा स्पेशल है, कौन से किस तरीके के स्पेशल सीक्वेंसेस हैं ये। तो आप देखो किस तरीके के स्पेशल सीक्वेंसेस हैं। 5 to 3 डायरेक्शन में, 5' to 3' डायरेक्शन में क्या सीक्वेंस आ रही है? GAATTC, ये 3' डायरेक्शन हो गया। और 3 to 5 डायरेक्शन में क्या है? CTEAAG। नाउ ये सीक्वेंसेस क्या कहे जा सकते हैं? इन सीक्वेंसेस को कहा जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक क्यों? क्योंकि कभी भी आप 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़ोगे तो सीक्वेंस हमेशा सेम निकल करके आएगी। अगर 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़ो तो 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़ने पर हमेशा सीक्वेंस सेम निकल करके आएगी। पढ़ना शुरू करो 5 to 3 डायरेक्शन, चाहे ऊपर वाला स्टैंड में पढ़ो चाहे नीचे वाले स्टैंड में पढ़ो। ऊपर वाले स्टैंड में 5 to 3 पढ़ो, क्या होगा? GAATTC, और नीचे वाले में भी पढ़ो 5 to 3 डायरेक्शन में GAATTC। इसी तरीके से 3 to 5 डायरेक्शन में भी चाहे ऊपर पढ़ो चाहे नीचे पढ़ो, सीक्वेंस सेम निकल करके आएगी। तो ऐसे डीएनए स्ट्रैंड, ऐसे सीक्वेंसेस जिसमें एक डायरेक्शन में पढ़ने पर चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ दोनों में सीक्वेंस सेम आए तो उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आपको मैच करना है टेबल से, टेबल ए को बी से मैच करना है और बताना है कि इनमें से क्या सही है। तो अब इसको बहुत सिंपल सा है कि PBr322 क्या है? ऑब्वियसली प्लाज्मिड वेक्टर है। और टेबल बी में ऐसा कोई है क्या प्लाज्मिड वेक्टर? हाँ है। तो इसको इससे मैच हो जाना चाहिए। बी को 2 के साथ मैच होना चाहिए, और बी को 2 के साथ मैच कहां पर किया गया है? कहीं किया गया है, हाँ एक ऑप्शन है जहां बी को 2 के साथ मैच किया गया है, और तो कहीं नहीं है। हाँ अच्छा, यहां भी है, यहां भी मैच किया गया है। चलो कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। इनमें से कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है? ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। EcoR T नहीं होना चाहिए, EcoR1 होना चाहिए। ये जो गलती है वो मेरी नहीं है, ये पेपर को एज इट इज मैंने लिया हुआ है, इसलिए ये पेपर में ही गलती थी। तो कई बार ऐसा हो जाता है, वहां मिस प्रिंट हो जाता है, तो आप ये ध्यान रखें। ये EcoRT1, सॉरी EcoRT नहीं, EcoR1 है, और हिंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है हिंड 2। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। सो बी शुड, सॉरी ए शुड पेयर्ड विथ 2। यहां पर ये गलत मैंने किया है थोड़ा सा, इसको आप सही करो, क्योंकि मैं ए की बात कर रहा था ना,
तो ए को किससे पेयर कराना चाहिए? ए को पेयर कराना चाहिए 2 के साथ। तो ए को पेयर 2 के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन में किया गया है, और बी को 1 के साथ भी पेयर सिर्फ एक ऑप्शन में किया गया है। ऐसे में आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा। पहली बार जैसे ही आपने पेयर कराया आपको ऑप्शन मिल गया। तो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो जैसे आपका विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? तो ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर के सारे वर्किंग प्रोसेसेस को। ठीक है? यूजर को थोड़ी कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ना तो ये कोई लैंग्वेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक प्रोग्राम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट। तो देखो, काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना, ताकि आपकी लाइक्ड हिस्ट्री में ये पड़ा रहे। दूसरे काम की बात, इसमें से स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन को छोड़ा गया है। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन को वापस हम एक अलग से क्लास लेकर के डिस्कस करेंगे। इस पेपर में स्टैटिस्टिक्स भी था, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स के लिए हमने अलग से क्लास रखी है, अलग से सेशन आपको नोटिफाई हो जाएगा। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया था तब, ठीक है। और किया है तो अच्छी बात है, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही क्लास आए। और इसके बाद अभी टाइम होने वाला है 6 बजे से मेरी वापस क्लास है। तो नीट में भी मैं क्लास अभी ले रहा हूं। आप में से जो लोग हैं जिनके कोई जूनियर हों या कोई रिलेटिव हों, उनको आप जानते हो कि वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको आप IFS नीट रिकमेंड कर सकते हो। वहाँ पर हम क्रैश कोर्स ले रहे हैं, फ्री में ये क्रैश कोर्स चल रहा है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर सर्कुलेटरी सिस्टम को एक बार आप पढ़ा दीजिए, तो सर्कुलेटरी सिस्टम मैं वहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। आज सर्कुलेटरी सिस्टम की दूसरी क्लास है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू हीलिंग। प्रियंका राई, आप कैसे हो प्रियंका? उम्मीद करता हूँ सही होगे। ओके ठीक है, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, फिर से लाइव फिर से कनेक्ट होते हैं 6 बजे से। IFS नीट चैनल का नाम है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? IFS नीट चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।